हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा कंप्यूटर्स का दूसरा एमसीक्यू सेट है जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, सुमित सर ने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन आज जो हम इसमें एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो भी आपको कहीं पे कॉन्सेप्ट में कहीं पे कन्फ्यूजन वगैरह होगा वो सभी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी आज के एमसीक्यू सेट में और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यू सेट पे। पहला हमारा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपने देखना है कौन सा इनपुट डिवाइस है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज़ मॉनिटर, ऑप्शन सी इज़ जॉयस्टिक एंड ऑप्शन डी इज़ माइक्रोफोन। इनमें से आपने बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ठीक है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए कीबोर्ड जो है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारे पास इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन हमारे पास इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस कोई नहीं है तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारे पास जो है ये आउटपुट डिवाइस है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माउस टेक्निक इज़ यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़। वो माउस टेक्निक जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे मॉनिटर हमारे डिस्प्ले पे होता है, डिस्प्ले पे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उसके डिटेल्स जान सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ ड्रैगिंग, ऑप्शन बी इज़ ड्रॉपिंग, ऑप्शन सी इज़ राइट क्लिकिंग, ऑप्शन डी इज़ शिफ्ट क्लिकिंग। ठीक है, तो क्या कहते हैं उससे, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, उस तरीके को जिससे हम माउस के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे स्क्रीन पे होगा उसके डिटेल्स या उसके प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं? नहीं, उसे हम ड्रैगिंग नहीं कहते हैं। ड्रैगिंग होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे उठाते हैं और उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसे कहते हैं ड्रैगिंग। और जब हम वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं उसे कहते हैं ड्रैगिंग, उसे कहते हैं ड्रॉपिंग। तो ड्रॉपिंग हो गया जब हम किसी को ड्रैग करके कहीं पे छोड़ देते हैं, उसे हम ड्रॉपिंग कहते हैं। उसे शिफ्ट क्लिकिंग भी नहीं कहते हैं बल्कि उसे हम राइट क्लिकिंग कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इट इज़ राइट क्लिकिंग। अगर आपका जवाब सही है तो बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए ये माउस हमारे पास इस तरह से होता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूँ। मैं जो एमसीक्यू सेट आप लोगों के तैयार करता हूँ तो उसमें मैं ख्याल रखता हूँ जो मैं उसमें ऑप्शंस इंक्लूड करूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैक्सिमम नियर अबाउट 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने खुद तैयार किए होंगे और जिसमें मैंने ऑप्शंस भी इस तरह से चूज़ किए होंगे ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो। देखिए ये जो माउस होता है आपका, इसमें होता है तीन चीज़ें। एक होता है हमारे पास राइट क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक और एक होता है हमारे पास स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बटन। तो ये स्क्रॉल बटन किस लिए इस्तेमाल होता है? स्क्रॉलिंग करने के लिए, पेज में ऊपर या नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो राइट क्लिक होता है तो राइट क्लिक इस्तेमाल होता है अगर हमने डिटेल्स जानने होंगे। अगर आप राइट क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे अपने स्क्रीन पे तो आपको ये उस चीज़ के बारे में डिटेल्स बता देंगे, या आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ कमांड्स बता देगा राइट क्लिक आपको। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट क्लिक है। लेफ़्ट क्लिक के हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, एक बार करते हैं तो सेलेक्ट होता है आइटम। अगर हम डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक से तो इससे क्या होता है, ओपन होता है कोई भी आइटम जिस पे आप डबल क्लिक करते हैं। डबल लेफ़्ट क्लिक याद रखें। लेकिन अगर आप ट्रिपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे क्या होता है, आप किसी भी जो है, अगर आप किसी वर्ड फाइल या किसी टेक्स्ट फाइल में है, अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरे पैरा को सिलेक्ट करता है। याद रखें, एक बार किया तो सेलेक्ट होता है आइटम, दो बार किया आपने तो उससे ओपन होता है कोई भी आइटम, तीन बार किया आपने तो उससे पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाता है। याद रखें, ये है आपके माउस के पूरे फंक्शंस। क्लियर? तो अगर आप राइट क्लिक, अगर आप जो है उस टेक्निक जिससे आप डिटेल्स जान सकते हैं तो उसे हम राइट क्लिक कहते हैं या राइट क्लिकिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब आपका माउस क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज़ बिल्ट बाय। पहला जो कंप्यूटर माउस आया उसको किसने बिल्ट किया था? ऑप्शन ए डोगलास एंगलबर्ट, ऑप्शन बी इज़ विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी इज़ डैनियल कॉफर, ऑप्शन डी इज़ मार्कॉफ एंड सोल्सोरी। आपने बताना है इसमें से किसने पहली बार माउस को बिल्ट किया है। ठीक है, पहली बार किसने इन्वेंट किया था माउस को?
तो वो है, आपको बिल्कुल पता होगा ये आंसर, वो है हमारे पास ऑप्शन ए डोगलास एंगलबर्ट। ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और ऑप्शन इंक्लूड किया है, वो है मार्कॉफ एंड सोलसोरी। इन्होंने पहली बार वायरलेस माउस को इन्वेंट किया। वायरलेस माउस को अगर आपसे पूछा जाए व्हेन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वायरलेस माउस, एंड इट वाज द टू साइंटिस्ट्स मार्कॉफ एंड सोलसोरी। इन दो शख्सियतों ने वायरलेस माउस को पहली बार इन्वेंट किया था। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट माउस तो इट वाज डोगलास एंगलबर्ट। इससे आप भी आसान होगा, ठीक है। डोगलास एंगलबर्ट ने पहली बार माउस को इन्वेंट किया है। मैं कुछ टेक्निक्स भी आगे आगे बताता रहूँगा आपको, किस तरह से हम जो है याद रखेंगे इन इन्वेंटर्स को। अगर पॉसिबल हुआ एक लेक्चर भी इसमें बना दूंगा कि शॉर्टकट्स कैसे हम याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अ डिवाइस दैट इज मूव्ड बाय हैंड टू इंडिकेट ए प्रीसाइज पोजिशन ऑन ए डिजिटल डेटा टैबलेट इज। हमारे पास एक डिजिटल डेटा टैबलेट होता है, ठीक है। उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है जिससे एक प्रीसाइज पोजीशन मिलती है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज लाइट पेन, ऑप्शन बी इज माउस, ऑप्शन सी इज जॉयस्टिक, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे आपको। आपने बताना है डिजिटल डेटा टैबलेट जो हमारे पास होता है, उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक प्रीसाइज पोजीशन बने। उसे हम क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं, माउस कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़, अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं बता दूँ तो कि करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, विच इज़ नन ऑफ दीज। क्योंकि डिजिटल डेटा टैबलेट हो या डिजिटाइज़र हो, इसका दूसरा नाम डिजिटाइज़र भी है, इसमें होते हैं दो चीज़ें। एक तो हमारे पास टैबलेट रहता है और एक हमारे पास एक स्टाइलस रहता है, ठीक है। एक छोटी सी स्टिक रहती है। अगर आपने देखा होगा हमारे पास जो मोबाइल आता था नोकिया का 5233, पता नहीं और कुछ मोबाइल फ़ोन्स में भी होगी, उसमें एक स्टिक रहती थी ऐसे, ठीक है। उसे हम स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। स्टाइलस जो है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ये इस्तेमाल होती है डिजिटाइजर में प्रीसाइज पोजीशनिंग के लिए। लेकिन हमारे ऑप्शंस में स्टाइलस नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये आप कैसे याद रखेंगे कि स्टाइलस जो इनपुट डिवाइस है जो हम अपने पैड पे इस्तेमाल करते हैं, इसको किसने बनाया। देखिए मैंने इसको इस तरह याद रखा था कि जो हमारे पास स्टाइलस है, मेरा जो स्टाइलस है इसका जो टिप है, ये डायमंड का बना हुआ है, डायमंड का। तो इस तरह मैंने याद रखा था इसको, क्योंकि स्टाइलस एक पेन की तरह, छोटा सा पेन की तरह होता है या स्टिक की तरह होता है, छोटी जो हमारे पास होती है ना, मैच स्टिक की तरह बिल्कुल रहता है। तो इसका जो टिप है वो डायमंड का बना हुआ है, क्योंकि इसको इन्वेंट किया था टॉम डायमंड ने। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इन्वेंटर कौन है इस स्टाइलस का। चलिए, तो कौन सा प्रीसाइजिंग डिवाइस यूज होता है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है स्टाइलस। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। डिवाइस यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट एंड डिजाइंस बाय कंप्यूटर ऑन पेपर इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो हम ग्राफिकल आउटपुट या डिज़ाइंस को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इज प्रिंटर, ऑप्शन सी इज इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी इज प्लॉटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, मुझे आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है तो मैं आपको बताता हूँ, ना ही उसको आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, ना ही प्रिंटर कहते हैं, ना ही इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, बल्कि उससे हम प्लॉटर कहते हैं। बड़ी बड़ी इमेज, बड़ा बड़ा डिज़ाइन जब हमने प्रिंट करना होता है तो उसके लिए प्रिंटर नहीं बल्कि प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंटिंग डिवाइस। आपने बताना है इनमें से, हमारे पास कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कोऑर्डिनेट बेस पे काम करता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रीसाइज पोजिशनिंग की ज़रूरत रहती है। तो हमारे पास जो डिवाइसेस दिए गए हैं, इन डिवाइसेस में आपने देखना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए इज ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी इज टच स्क्रीन, ऑप्शन सी इज बायोमेट्रिक सेंसर, एंड ऑप्शन डी इज डिजिटाइजर। ठीक है, तो आपने बताना इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए ट्रैक बॉल अगर हम देखेंगे ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास। डिजिटाइजर देखेंगे ये भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें स्टाइलस का इस्तेमाल होता है। टच स्क्रीन ये हमारे पास डुअल डिवाइस है, ये इनपुट भी यूज़ होता है, आउटपुट भी यूज़ होता है, और इसमें भी हमें
जो है पॉइंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक सेंसर्स है, जो पहली बार बर्टिनियल अल्फोंसे ने बनाया था बायोमेट्रिक सेंसर, तो ये जो हमारे पास है दिस इज़ नॉट द पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर इज़ नॉट द पॉइंटिंग डिवाइस, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज़ बायोमेट्रिक सेंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट द डुअल डिवाइस। डुअल डिवाइस वो डिवाइस होता है जो बोथ एज एन इनपुट एज एन आउटपुट काम करता है, दोनों तरह से काम करता है। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा डुअल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए इज फैक्समाइल मशीन, या ऑप्शन बी हेडसेट्स, ऑप्शन सी इज टच स्क्रीन, ऑप्शन डी इज स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। इन चारों ऑप्शंस में से आपने बताना है डुअल डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए, अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, इट्स अ डुअल डिवाइस, इट्स यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड एज वेल एज आउटपुट। हेडसेट में हमारे पास दो चीज़ें रहते हैं, एक हमारे पास रहते हैं ईयरफोन्स, ठीक है, और एक हमारे पास एक माइक रहता है, ठीक है, माइक्रोफोन। तो ये काम करता है एज एन आउटपुट डिवाइस और ये माइक्रोफोन काम करता है एज एन इनपुट डिवाइस। बट इफ़ इट इज़ ईयरफोन, अगर हमारे पास ऐसा ईयरफोन होगा जिसमें खाली ईयरफोन्स है, जिसमें माइक नहीं है, तो वो हमारे पास खाली आउटपुट डिवाइस बनता है, याद रखें ये चीज़ें। लेकिन अगर उसमें माइक भी है, दोनों है, माइक भी है और ईयरफोन्स भी है, तो तब उसे हेडसेट कहते हैं और वो हमारे पास बनता है डुअल डिवाइस। इस चीज़ को याद रखें। और टच स्क्रीन, एक बार मुझे कुछ स्टूडेंट्स के साथ बहस भी हुआ था इस बार इस चीज़ को लेके। ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास स्क्रीन रहता है, इस पर ये आपके पास पॉइंटिंग का काम भी करता है। यहाँ से ही आप इनपुट दे सकते हैं अपने फिंगर से, या अगर आपके पास लाइट पेन वगैरह होगा उसके थ्रू आप इसमें इनपुट दे सकते हैं और उसी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले भी होगा आउटपुट। तो ये आपके पास डुअल डिवाइस बनता है। लेकिन हमारे पास जो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, जो हमारे पास जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है ये स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, तो ये हमारे पास है खाली आउटपुट डिवाइस, याद रखें। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन डी। अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है। 7 में से अभी अगर आप 5 जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है आप लोगों का इसमें, तो प्लीज़ अपने वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट कीबोर्ड अमंग दीज। आपने बताना है इनमें से फास्टेस्ट कीबोर्ड कौन सा है। ऑप्शन ए इज QWERTY कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज AZERTY कीबोर्ड, ऑप्शन सी इज DWORK कीबोर्ड, ऑप्शन डी इज INSCRIPT कीबोर्ड। आपने बताना है फास्टेस्ट कीबोर्ड, इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। देखिए, ये जो QWERTY कीबोर्ड है, दिस इज़ द मोस्ट फेमस, याद रखें ये चीज़, दिस इज द मोस्ट फेमस कीबोर्ड, बट दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट, याद रखें। इसीलिए इस QWERTY कीबोर्ड को बनाया गया ताकि ज़्यादा फास्ट ना हो टाइपिंग। अगर ज़्यादा फास्ट होगी टाइपिंग, उससे क्या होगा, हाँ, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ABC की फॉर्म में कीबोर्ड क्यों नहीं है, वो QWERTY के फॉर्म में क्यों है। अगर ABC की फॉर्म में कीबोर्ड होता है तो की जैम्स हो जाते, लोग जो है बहुत आसान होता है उनको टाइप करना, और ये की जैम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें जो है कीबोर्ड को बहुत ज़्यादा जो यहाँ से इंटरप्ट्स होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। तो दैट वाज नॉट द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर, कैपेबिलिटी प्रोसेसर की नहीं थी उतने इनपुट्स को प्रोसेस करना, इसलिए वो की जैम रोकने के लिए QWERTY कीबोर्ड को बनाया गया था। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस कीबोर्ड। इसके बाद है AZERTY, जो फ्रांस ने बनाया था। अच्छा, QWERTY किसने बनाया था, QWERTY बनाया था क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स, याद रखें, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स, इन्होंने QWERTY बनाया था। AZERTY फ्रांस ने बनाया था। और उसके बाद DWORK है, DWORK कीबोर्ड जो है दिस इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट कीबोर्ड। फास्टेस्ट कीबोर्ड इसको बनाया ऑगस्ट DWORK ने, ऑगस्ट DWORK ने, ऑगस्ट DWORK, ठीक है। और इसके बाद INSCRIPT कीबोर्ड, दिस इज द इंडियाज इंडिजिनियस कीबोर्ड, जो इंडिया ने खुद बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। इसमें नियर अबाउट 104 और 105 कीज़ है, ठीक है। कुछ बुक्स कहते हैं 104 एंड कुछ बुक्स कहते हैं 105, आप दोनों याद रखें, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों कीबोर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि QWERTY जो है कंसिडर्ड एज द फेमस, AZERTY जो है फ्रांस ने बनाया था, ठीक है। QWERTY किसने बनाया था, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने। DWORK किसने बनाया था, ऑगस्ट DWORK ने। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट कीबोर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड INSCRIPT इज द इंडियाज इंडिजिनस कीबोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए INSCRIPT क्या है, इंडियाज इंडिजिनस कीबोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बनाया था, ठीक है।
और इसमें कितने 104 और 105 कीज़ इस्तेमाल की गई है। तो ये याद रखें आप, डॉर्क कीबोर्ड जो है दिस इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच कीज़ आर ऑल्सो नोन एज द प्रोग्रामेबल कीज़। इनमें से किन कीज़ को प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इज फंक्शन कीज़, ऑप्शन बी इज मॉडिफायर कीज़, ऑप्शन सी इज नेविगेशन कीज़ एंड ऑप्शन डी इज टॉगल कीज़। ऑप्शन ए इज फंक्शन कीज़, ऑप्शन बी इज मॉडिफायर कीज़, ऑप्शन सी इज नेविगेशन कीज़ एंड ऑप्शन डी इज टॉगल कीज़। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट टॉगल कीज़, क्योंकि टॉगल कीज़ जो है हमारे पास ये चेंज करती हैं स्टेट को। ठीक है, जैसे कैप्स लॉक है हमारे पास, नम लॉक है, ये स्टेट को चेंज करते हैं, उसके बाद आप दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। जैसे कैप्स लॉक दबा दिया, उसके बाद आप जो है कैपिटल या अपर केस में आप लिख सकते हैं कुछ भी। इसी तरह नेविगेशन कीज़ जो है ये हमारे पास एरो कीज़ हैं। इस तरह से एरो कीज़ हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे रहते हैं, या हमारे पास होम की रहती है, एंड की रहती है। ये कीज़ जो हमारे पास है इनको हम नेविगेशन कीज़ कहते हैं। अगर हमारा जो माउस है वो नहीं चलता है, उस सिलसिले में हम इन कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी आप इन नेविगेशन कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर माउस पर्पज़ के लिए इन कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको नेविगेशन कीज़ कहते हैं। मॉडिफायर कीज़ हैं हमारे पास जो अकेले काम नहीं करते हैं, तो जो जो मॉडिफिकेशन के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्रोल है, शिफ्ट है, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो इनको हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। मैं इसमें आगे इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। लेकिन जो जिन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज़ कहते हैं, वो कीज़ अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो कीज़ है ऑप्शन ए फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ को कभी कभी हम प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। द कीज़ विच डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन व्हेन यूज्ड अलोन। वो कीज़ जो अकेले काम नहीं कर सकती हैं, जो अकेले कोई एक्शन नहीं कर सकते, उन्हें उन कीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज कम्बिनेशन कीज़, ऑप्शन बी इज मॉडिफायर कीज़, ऑप्शन सी इज फंक्शन कीज़ एंड ऑप्शन डी इज ओनली ए एंड बी, ऑप्शन ई इज ओनली ए एंड सी। आपने बताना है वो कीज़ जो अकेले काम नहीं कर सकते उन कीज़ को क्या कहते हैं। क्या उन्हें कम्बिनेशन कीज़ कहते हैं, मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं, या कम्बिनेशन मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, या मॉडिफायर फंक्शन कीज़ कहते हैं, कम्बिनेशन फंक्शन कीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, उन्हीं कीज़ को हम कहते हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कम्बिनेशन कीज़ भी उन्हीं कहते हैं, उन्हीं हम मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कंट्रोल आता है, शिफ्ट आता है, आल्ट आता है, इन्हें हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, या इन्हें हम कम्बिनेशन कीज़ कहते हैं। ये अकेले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अकेले कंट्रोल दिन भर दबाते रहेंगे या शिफ्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे कोई भी चेंज नहीं होगी, जब तक ना हम इसके साथ कोई और कम्बिनेशन की इस्तेमाल करें। जैसे आप कंट्रोल सी कर सकते हैं तो कॉपी हो जाता है कोई टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाता है वो एक टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह आल्ट F4 करेंगे तो ये है आपका जो आपको एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि आप सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, स्लीप मोड में डालना चाहते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम्बिनेशन कीज़ में, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं। याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। अभी तक 10 क्वेश्चन हुए हैं। 10 क्वेश्चन में अगर आपने 7 किए हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको रिविजन भी हो रहा है साथ साथ सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। गेज इंटरैक्टर। मैं आपको हर जो इन्वेंशंस है हमारे यहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, उसके साथ एक कोड बताता रहूँगा जिससे आपको इजी हो जाएगा कि किस तरह से याद रखना है हर एक इन्वेंशन को। तो गेज इंटरैक्टर जो हमारे पास है, इसको कभी कभी हम आई ट्रैकर भी कहते हैं। याद रखें इस चीज़ को, गेज इंटरैक्टर या आई ट्रैकर। आई ट्रैकर इसको हम कहते हैं। इसको किसने पहली बार जो है इन्वेंट किया है, इसको हम, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इससे हम आंखों से ही जो है आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस आइकन पे आप ज़्यादा देर तक देखते रहेंगे वो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने बताना इसका इन्वेंटर कौन है। डेविड मार्टिन। देखें, डेविड मार्टिन जो हमारे पास है, इन्होंने स्मार्ट बोर्ड को इन्वेंट किया था। मैंने इसको किस तरह से याद रखा था, मार्ट इन, ठीक है। जो आप मार्ट में जाते हैं वहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको किसने इन्वेंट किया था, मार्टिन ने। स्मार्ट बोर्ड को किसने इन्वेंट किया था, मार्टिन ने। इसी तरह रसल क्रिश जो है ना,
क्रिश फिल्म में आपने देखा होगा कि जो ऋतिक रोशन है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसमें लाइट का इस्तेमाल होता है। तो क्रिश जो है इसके साथ स्कैनर मैंने जोड़ दिया है, स्कैनर, ठीक है, क्योंकि स्कैनर में लाइट इस्तेमाल होती है। इसी तरह इमाइल बर्नर है हमारे पास, सॉरी इमाइल बर्लिनियर है हमारे पास। इमाइल बर्लिनियर जो हमारे पास है, इन्होंने पहली बार जो है माइक का इन्वेंशन किया है, इमाइल बर्लिनियर, ठीक है। इमाइल को मैंने स्माइल से याद रखा है, ठीक है। आपको एक कोड जी भी लग सकते हैं, मैं इसी तरह याद रखता हूँ इन चीज़ों को। इमाइल, जो ही आप जो है माइक हाथ में लेते हैं, माइक्रोफोन माइक जो भी हाथ में लेता है वो स्माइल करता है पहले, ठीक है। ऑडियंस को खुश करने के लिए वो पहले स्माइल करता है। तो माइक हाथ में आती है, स्माइल हो जाती है। स्माइल और इमाइल लगभग सेम सेम है, ठीक है। मोनो सॉरी होमोफोन्स हैं, सेम आवाज़ जैसी है इनकी। तो स्माइल या इमाइल यहाँ से आपको याद रख सकते हैं कि माइक्रोफोन जो है इसको पहली बार इमाइल बर्लिनियर ने इन्वेंट किया था, ठीक है। अच्छा सर, अब थॉमस बसवेल को कैसे याद रखें? देखिए, गेज इंटरैक्टर जो है इसको मैंने आपको बताया कि इसको आई ट्रैकर भी कहते हैं। ये जो गेज है ना, गेज कहते हैं ताड़ना, ठीक है, किसी को ताड़ना, गेज करना किसी को, उसे हम कहना है ताड़ना। तो ताड़ना, जब भी हम कोई बस में चला जाता है तो वहाँ पे आपको कोई शख्स ताड़ रहा है, ठीक है। तो बस में जा रहे हैं तो अक्सर देखते होंगे कि बस में जाते समय अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो लोग आपको ताड़ रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं गेज इंटरैक्टर को इन्वेंट किया किसने? थॉमस बसवेल ने। यहाँ पे बस वर्ड आता है ना, बस, तो बस में आप जा रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको ताड़ रहे हैं, तो गेज इंटरैक्टर, गेज हो गया ताड़ना, ठीक है। गेज इंटरैक्टर जो है वो किसने बनाया था पहली बार? थॉमस बसवेल ने। ऐसे कोड्स याद रखेंगे तो एग्जाम में इतना आसान होगा। जो ही सामने क्वेश्चन आ जाएगा ना तो एक आवाज़ आपको खुद बता देगी कि नहीं, मैं आंसर हूँ, मुझे क्लिक करो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आपको चारों चीज़ें याद रखें। डेविड मार्टिन, मार्ट इन, ठीक है, तो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है तो स्मार्ट बोर्ड मार्टिन ने बनाया। क्रिश, यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है तो स्कैनर, ठीक है। इस तरह इमाइल बर्लिनियर, ठीक है। तो माइक जब आपके हाथ में आता है, स्माइल आता है, तो स्माइल इमाइल लगभग होमोफोन्स है, तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। थॉमस बसवेल, गेज यानी कि कोई ताड़ रहा है, कहाँ पे? बस में ताड़ रहा है, तो थॉमस बसवेल आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगर आपको ये कोड्स अच्छे लगते हैं या अपने अपने हिसाब से आप कोड्स बनाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अपने भी कोड्स बनाएं, लेकिन याद रखना है इन चीज़ों को। क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब्स ऑल, सॉरी ये क्वेश्चन तो पहली बार इससे पहले इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको रिपीट किया है। चलो इस क्वेश्चन को फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वैल्व्स? वैक्यूम ट्यूब्स को वैल्व्स क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। तो बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलो द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज फिर से रिपीट हुआ, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। और एक बात मैं बता दूं, ठीक है, वो एक शायर कहते हैं कि बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, जो बिगड़ जाए बात तो क्या क्या नहीं कहते। परसों मैंने जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको एमसीक्यू सेट लेके आया था, उसमें एक क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेनेशन देते समय मैंने आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे यस नो में आंसर होता है। लेकिन मैंने आपको पहले जब लेक्चर दिया था तब मैंने अच्छी तरह से समझाया, यहाँ गलती हो गई है मुझे, ठीक है। तो उस गलती को बच्चों ने इतना उछाला, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन भी मेंशन किया है कि गलती हो गई है मुझे एक्सप्लेन करते समय, ठीक है। लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो गई तो बाकी जो आपके 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उनको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोज शब्द देखेगा कौन, बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोज शब्द देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। तो वही बात होती है कि आपका एक गलती पकड़ा जा रहा है, बाकी जो अभी आपने किया उसको इग्नोर किया जा रहा है। बहरहाल इस चीज़ को अगर कहीं पे गलती होती है मैं उसको दूसरी लेक्चर में ही रेक्टिफाई करता हूँ। ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये रेक्टिफाई हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सेट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी हमारे पास 12 क्वेश्चन हो गए। 12 में से अगर आपके 9-10 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। बारकोड एंड बारकोड रीडर वॉज इन्वेंटेड बाय, हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या बारकोड, एक है हमारे पास बारकोड रीडर। तो इनको किसने इन्वेंट किया था? देखिए बारकोड अगर आपने देखा होगा, आपके पास जो बुक्स वगैरह होंगे या आपके पास जो मेडिसिन वगैरह होंगे उन पे भी बारकोड वगैरह रहता है। तो इस तरह से एक कोड रहता है जिसे हम बारकोड कहते हैं, ठीक है। ये जो बारकोड है
ये किसने पहली बार इनका इन्वेंट किया था, और इसको रीड करने के लिए हमारे पास एक रीडर रहता है, इस तरह से एक मशीन रहती है, ठीक है, इस तरह से एक मशीन रहती है जो रीड करती है इसको, इस बारकोड को, उसे बारकोड रीडर कहते हैं। तो किसने इन्वेंट किया था बारकोड को, किसने इन्वेंट किया था बारकोड रीडर को, दोनों को आपने याद रखना है। जॉस वुडलैंड एंड जी लॉरर, ठीक है, यानी कि जॉस वुडलैंड ने बारकोड को इन्वेंट किया और जी लॉरर ने बारकोड रीडर को इन्वेंट किया था। जी लॉरर एंड जोसेफ वुडलैंड, नहीं, बारकोड को जी लॉरर ने इन्वेंट किया था और बारकोड रीडर को जोसेफ वुडलैंड ने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो रे कुर्सविल एंड जी लॉरर रेस्पेक्टिवली, रे कुर्सविल ने जो है बारकोड को इन्वेंट किया और जी लॉरर ने बारकोड रीडर को इन्वेंट किया। ऑप्शन डी इज नॉन इज करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। देखें, आप इसको याद, अगर आपने सही ऑप्शन चुना है तो मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, जॉस वुडलैंड एंड जी लॉरर रेस्पेक्टिवली। ये जो वुडलैंड है ना, पहली बार वुडलैंड शूज़ मैंने जब ख़रीदा था तो पहली बार मैंने वहाँ पे उसके बार कोड देखा था। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि पहली बार बार कोड जो है, बार कोड रीडर को नहीं, बार कोड जो है पहली बार वो कहाँ पे, वुडलैंड शूज़ पे मुझे मिला था। तो जोसेफ वुडलैंड ने मुझे जोसेफ वुडलैंड ने इन्वेंट किया था बारकोड को, और जी लॉरर, ये आपने इस तरह से याद रखना है डायरेक्टली, जी लॉरर ने बारकोड रीडर को इन्वेंट किया था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है जोसेफ वुडलैंड एंड जी लॉरर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। कैसे लग रहे हैं आपको ये सभी क्वेश्चन? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द मैट्रिक्स कोड? इनमें से किस कोड को मैट्रिक्स कोड भी कहते हैं? ऑप्शन ए इज बार कोड, ऑप्शन बी इज QR कोड, ऑप्शन सी इज क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। मैट्रिक्स कोड या इनमें से किस को कहते हैं? ठीक है, बार कोड को आपके पास 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन में आपने चूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑप्शन अपना सेलेक्ट किया है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स कोड है, या इसको कभी कभी मैट्रिक्स बार कोड भी कहते हैं, मैट्रिक्स बार कोड, मैट्रिक्स बार कोड जो है ये QR कोड को ही कहते हैं। लेकिन QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। कभी कभी इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। तो QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो आपका आंसर है बोथ बी एंड सी। 14 क्वेश्चन हो गए अभी तक, 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप ऑफ मॉनिटर। देखिए यहाँ पे मॉनिटर्स के टाइप्स को डिस्कस करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड किया है। टाइप ऑफ मॉनिटर विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्टिव मैट्रिक्स LCD। इनमें से किस टाइप ऑफ मॉनिटर को कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स LCD? हमारे पास चार टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास है, पहले हमारे पास CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा हमारे पास LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी इज लाइट इमिटिंग डायोड एंड ऑप्शन डी इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आपने बताना है इनमें से किस टाइप ऑफ मॉनिटर को कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स LCD। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हमारे पास चार तरीके के या चार टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास CRT। इसमें हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता है, जो बल्ज्ड होते थे पहले टेलीविजन सेट्स, उसमें ये यूज़ होता था। ठीक है, उसमें एक फॉस्फोरेसेंट जो गन होता है वो इस्तेमाल होता है, उसके हिसाब उसी से फिर ये आपका स्क्रीन जो है ग्लो हो जाता है। इसके बाद आ गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है, लिक्विड्स का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे आपकी जो है इमेज डिस्प्ले होती है। इसके बाद आ गए लाइट एमिटिंग डायोड्स का इस्तेमाल हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को कभी कभी एक्टिव मैट्रिक्स LCD या AMLCD भी कहते हैं, AMLCD, एक्टिव मैट्रिक्स LCD। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास चार किस्म के कौन से मॉनिटर्स हैं, तो ये चार आपके सामने हैं, और मैंने आपको बताया किसको हम यहाँ पे एक्टिव मैट्रिक्स LCD कहते हैं और किस किस मॉनिटर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 16। रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। रेजोल्यूशन जो प्रिंटर का है वो किस में मेजर किया जाता है, कौन सा यूनिट है उसको मेजर करने का? ऑप्शन ए इज डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी इज कैरेक्टर्स पर इंच, ऑप्शन सी इज कैरेक्टर्स पर पेज, ऑप्शन डी इज पेज पर पेज।
ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन, अगर आपने करेक्ट ऑप्शन चुन लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ना ही पेज पर सेकंड है, ना ही कैरेक्टर्स पर पेज है, और ना ही कैरेक्टर्स पर इंच। तो रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन की जब भी बात चले तो इट इज़ डॉट्स पर इंच, ठीक है। और अगर इमेज का रेजोल्यूशन देखना होगा तो वो है पिक्सल्स पर इंच, लेकिन यहाँ पे अगर प्रिंटर की बात चलती है तो यहाँ पे डॉट्स पर इंच आपने याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे पास दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है, जहाँ पे पेपर और प्रिंटर का जो हेड है जो राइट करता है ये एक दूसरे से मिलते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट होता है जहाँ पे ये जो पेपर है और यहाँ पे जो हमारे पास रीडर है, जो राइटर है, राइटिंग हेड है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिजिकली ये नहीं मिलते हैं, बल्कि दूर से ही ये इसे प्रिंट करता है। इसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ पे फिजिकल जो है इनका इंटरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, अब देखें, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। आपको मैं बता दूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है इनके हमारे पास कौन कौन से किस्में हैं वो मैं आपको इसी एमसीक्यू में क्लियर करूंगा। नॉन इम्पैक्ट के किन किन कौन कौन से किस्में हैं ये भी मैं इसमें क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि आपने बताना है इनमें से, अगर आपने पढ़ा है कि इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट जहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है बिटवीन पेपर एंड द रीडिंग एंड द राइटिंग हेड। ऑप्शन ए इज ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी इज इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी इज चैन प्रिंटर, ऑप्शन डी इज डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो आपने बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है। देखिए, हमारे पास जो ड्रम प्रिंटर है ये हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर, चैन प्रिंटर भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, जहाँ पे फिजिकली लिटरली कनेक्ट होते हैं पेपर एंड द राइटिंग हेड। लेकिन एक प्रिंटर है हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है यहाँ पे, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है तो बहुत ज़बरदस्त बात है। 17 में से अगर आपने स्कोर किया है 14, ठीक है, तो 14 तक अगर आपने स्कोर किया है तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और दूसरा है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इसको कैसे याद रखें, देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के लिए पहले मैं एक कोड आपको याद बता दूं, वो है एलीट। एलीट आपको पता है ना, एलीट क्लास कहते हैं ना, एलीट क्लास, ELIT, एलीट। ई से हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर याद रखें इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। एल से हमारे पास है यहाँ पे एल से हमारा यहाँ पे है मीनिंग, वो है लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इसके बाद हमारे पास आई है, आई इज़ इंकजेट प्रिंटर, जो हमने अभी डिस्कस किया है, इंकजेट प्रिंटर। टी से हमारा यहाँ पे है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, याद रखें इस चीज़ को, थर्मल थर्मल प्रिंटर। ई हमारे पास एक और बचता है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, याद रखा। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एल फॉर लेज़र प्रिंटर, आई फॉर इंकजेट प्रिंटर, टी फॉर थर्मल प्रिंटर एंड ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये हो गए, ये 5 आपके पास हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। इसमें आपने याद रखना होगा, आपने LCD ऑन किया और आपने DD चैनल स्टार्ट की, DD है ना, दूरदर्शन, दूरदर्शन चैनल आपने स्टार्ट की। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहला है हमारे पास L फॉर लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास C फॉर चैन प्रिंटर। तीसरा है हमारे पास ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। चौथा है हमारे पास डेजी व्हील, डेजी व्हील, याद रखें अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करें, आप इस चीज़ को ना भूलें। और फिफ्थ वन है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो है हमारे पास LCD पे मैंने दूरदर्शन लगा लिया, तो L फॉर लाइन प्रिंटर,
C for chain printer, D for drum printer, D for daisy wheel and D for dot matrix printer। ये 5 है आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इस तरह से आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है अल्लाह ही हाफिज़ है, आप किस तरह से याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है आपके लिए कोड, किस तरह से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में फ़र्क क्या है। इम्पैक्ट ये जो है यहाँ पे हम मेजर करते हैं स्पीड इनकी कैरेक्टर्स पर सेकंड या कैरेक्टर्स पर मिनट। लेकिन नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे पेज पर सेकंड के हिसाब से स्पीड मेजर की जाती है, पेज पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पूरी तरह से लगभग छांट लिया है। कहीं भी कुछ चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह वो आगे हम जब कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी क्वेरी होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AShakir01, AShakir01, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे कोई भी जो आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक 17 में से मैंने आपको बताया, अगर 14 आते हैं बहुत ज़बरदस्त बात है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर में वो होगा हमारा जो ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपके सिलेबस में है, इसमें से नेक्स्ट जो है MCQ सेट पूछा जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का कौन किस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बताया जाएगा। अगर आपने हमारा SSS का टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो किया है, वहाँ आपको मेंशन किया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा, बाय।